वेलकम बैक। और पार्ट अपना राजस्थान साहित्य से रिलेटेड अपना पार्ट है सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, राजस्थान साहित्य का अपना सेकंड पार्ट। देखिए, राजस्थान का जो साहित्य है, फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी समृद्ध साहित्य अपना राजस्थान का है। इसमें काफ़ी कुछ लिखा गया है। तो राजस्थान के साहित्य को हम 3 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के साहित्य को अगर अपन देखें, चरणबद्ध तरीके से देखें, तो राजस्थान साहित्य का विकास 3 चरणों में अपन को देखने को मिलता है। राजस्थान साहित्य का जो विकास है वो 3 चरणों में हम इसको पढ़ सकते हैं। 3 चरण हैं इसके विकास के। देखिए, पहला जो चरण है इसका आदिकाल। पहला जो इसका चरण है वो है आदिकाल से संबंधित है। और ये आदिकाल का जो स्टार्ट होता है चरण, वो 8वीं सदी से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। 8वीं सदी से लेके 1460 के आसपास तक का जो भी साहित्य लिखा गया वो इस आदिकाल श्रेणी में आता है। इस समय 8वीं सदी से 1460 तक जो भी साहित्य लिखे गए, उस साहित्य को वीर गाथा काल भी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है कि आदिकाल में जो भी साहित्य लिखा गया, उस साहित्य को वीर गाथा काल, उस टाइम को अपन कहते हैं। इसमें कौन कौन से साहित्य लिखे गए इस तरह से देखते हैं। कुलेमाला ये ग्रंथ लिखा गया था और लिखने वाले का नाम है उद्योतन सूरी। काफी बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि कुलेमाला जो एक प्राचीन ग्रंथ है उसका रचयिता कौन है। तो इसका रचयिता फ्रेंड्स है उद्योतन सूरी। एक और लेते हैं, कवि माघ का लेते हैं, शिशुपाल वध। ये एक प्राचीन ग्रंथ है और जालोर का एक कवि है, कवि माघ। ये इसका ग्रंथ है। ये भी काफी बार परीक्षा में पूछ लिया गया है कि शिशुपाल वध जो ग्रंथ है उसका रचयिता कौन है। तो इसका रचयिता भी है कवि माघ। तो इस तरह से इस टाइम पर जब पृथ्वीराज चौहान इत्यादि का शासन उस समय था, तो उस समय क्या है कि जो साहित्य लिखा गया उसको कहते हैं आदिकाल साहित्य। और साथ ही साथ देखिए एक चीज़ और कि 1460 तक का काल है, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान का जो है वो भी आता है। तो उसका जो परम मित्र है चंद्रबरदाई, उसके द्वारा जो साहित्य लिखा गया है वो भी इसमें आएगा। साथ ही साथ पद्मनाभ ने जो साहित्य लिखा वो भी इसमें आएगा। तो अपन जानते ही हैं कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था, ये उसका मित्र भी था। पहले लास्ट वीडियो में बात हुई थी कि चंद्रबरदाई का जो वास्तविक नाम है वो पृथ्वी भट्ट था। पद्मनाभ, अब ये देखते हैं कि पद्मनाभ कौन है। ये जालोर के शासक अखेराज का दरबारी कवि था। तो इसने भी क्या है साहित्य लिखा, और साहित्य जैसे लिखा उसने वीरमदेव सोनगरारी बात लिखी थी, और साथ ही साथ जो उसी के वंश का था कानड़देव प्रबंध, वो भी उसने लिखा था। ठीक है, दोनों की बात अपन यही कर लेते हैं। चंद्रबरदाई ने लिखा था, पृथ्वीराज रासो लिखा था उसने, पृथ्वीराज रासो इसने लिखा है। और पद्मनाभ, इसकी भी यही निपटा लेते हैं, इसको भी साथ ही साथ। पद्मनाभ फिर से में करते हैं इसका विवरण। देखिए, ये कौन था, जालोर शासक था, और जालोर में कौन है, चौहान है। तो जालोर शासक अखेराज का दरबारी ये कवि है। अब इसने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं,
इसने एक लिखा है कान्हड़देव प्रबंध। इसकी बात अपन यही कर लेते हैं। एक लिखा है कान्हड़देव प्रबंध और इसी ने एक ग्रंथ और लिखा है वीरमदेव सोनगरारी बात। वाद साहित्य की भी अपन चर्चा करेंगे। वाद साहित्य क्या होता है? वाद साहित्य में फ्रेंड्स ये जो विवरण होता है किसी भी साहित्य का वो क्रमबद्ध ना होकर के छोटी छोटी बातों के रूप में इसका विवरण होता है। यानी कि कवि को जो भी कोई बात ऐसी मिलती है कि उसको लिखना चाहिए कहीं ना कहीं, तो वो उस बात को छोटी छोटी बातों को भी वो रोज नामचा की तरह लिखता रहता है। तो पद्मनाभ की वापस बात करते हैं। देखो इसको यही निपटा लेते हैं। कान्हड़देव प्रबंध। कान्हड़देव कौन था? जालोर का शासक था। तो जब ये जालोर का शासक था तो दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी और ये खुद, यानी कि जब अलाउद्दीन खिलजी जालोर पे आक्रमण करने के लिए आया था तो उस समय कान्हड़देव वहाँ का शासक था और ये 1311 ईस्वी में इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। तो इस तरह से, और ये वीरमदेव कौन था? इस वीरमदेव सोनगरा की बात इसमें क्या है? इसमें है कि ये वीरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री है फिरोजा। पुत्री फिरोजा। इस पुत्री फिरोजा और वीरमदेव जो है, इन दोनों की जो प्रेम कथा है उसका वर्णन इसमें है। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये आदिकाल वाला जो साहित्य है वो कंप्लीट होता है। अब देखिए सेकंड, इसका एक बार फिर से विवरण देखते हैं। राजस्थान का जो साहित्य विकास है वो 3 चरणों में बांट के अपन पढ़ते हैं। पहला है आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया, वो 8वीं सदी से 1460 के बीच में जो लिखा गया वो इसमें आता है। इसको कहते हैं वीरगाथा काल। इस टाइम को इसमें कुवलयमाला लिखा गया, उद्योतन सूरी ने लिखा। शिशुपाल वध है के शासक कवि माघ ने लिखा। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय का मित्र था, उसने लिखा पृथ्वीराज रासो। और इसमें यह भी उसने लिखा कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में जो युद्ध हुए वो इसके बारे में वो लिखता है। इसकी बात हम थोड़ी देर बाद और विस्तार से करेंगे कि इसमें क्या क्या लिखा था। और पहले इसकी पद्मनाभ ने भी जो साहित्य लिखा था वो भी इसी काल में आता है। पद्मनाभ कौन था? जालोर के चौहान शासक अखिराज का दरबारी कवि था। जालोर में ही कान्हड़देव शासक था। पहले अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था उस समय। उसका ये पुत्र है वीरमदेव। तो पद्मनाभ की भी एक दूसरी और है साहित्य, वीरमदेव सोनगरारी वात। इसमें क्या चीज़ है? अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री है फिरोजा और साथ ही कान्हड़देव का पुत्र है वीरमदेव। तो फिरोजा और वीरमदेव के बीच में जो प्रेम वर्णन चलता है उसका यहाँ पर इसमें उल्लेख है। सेकंड पार्ट देखते हैं, मध्यकाल। मध्यकाल आता है 1460 से लेकर 1857 वाली जो क्रांति है उसके बीच का टाइम है। दूसरा आता है मध्यकाल। मध्यकाल है 1460 से, परीक्षा में अपन को ये नहीं पूछेगा कि कौन सा टाइम कहाँ से है, बस एक ही विवरण है। और 1857 की क्रांति तक के बीच में जो साहित्य लिखा है वो इसमें आता है। देखिए इसके भी 2 पार्ट करके अपन पढ़ सकते हैं। इसके कर सकते हैं पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, इस मध्यकाल में क्या हुआ था? श्रृंगार प्रधान जो साहित्य है वो लिखा गया था। श्रृंगार और भक्ति प्रधान साहित्य इसमें लिखा गया था। बस ये इम्पोर्टेंट अपने लिए। पूर्व मध्यकाल के बाद में उत्तर मध्यकाल, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न उठेगा। पूर्व मध्यकाल से कोई नहीं है क्योंकि श्रृंगार और भक्ति प्रधान साहित्य इसमें लिखे गए थे। उत्तर मध्यकाल देखिए, उत्तर मध्यकाल में प्रश्न सीधा पूछेगा, राजस्थान साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। राजस्थान साहित्य का स्वर्णकाल, बस अपने लिए यही इंपॉर्टेंट है इसके संबंध में। उत्तर मध्यकाल राजस्थान साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। इसमें
जो भी साहित्य लिखे गए वो वीर रस प्रधान थे। वीर रस प्रधान जो साहित्य है वो इस काल में लिखे गए। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं तीसरे पार्ट में आता है आधुनिक साहित्य। थर्ड पार्ट में आधुनिक साहित्य। आधुनिक साहित्य है 1857 की क्रांति के बाद से लेकर 19वीं सदी तक के जो साहित्य लिखे गए वो इस पार्ट में आते हैं, आधुनिक साहित्य में आते हैं। आधुनिक साहित्य में कौन कौन से साहित्य आएंगे, यानी कि स्वतंत्रता के लिए, यानी कि कुछ अपने कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता परक रचनाएं लिखी और देशवासियों को जागृत करने के लिए अपने साहित्य लिखे, तो वो साहित्य आएगा फ्रेंड्स इसमें, आधुनिक साहित्य में। तो इसमें क्या था, स्वतंत्रता परक कुछ साहित्य लिखे गए। इसका उदाहरण लें तो अपन ने चर्चा की थी उस समय, बूंदी का कवि था एक, और अपन ने पहले भी चर्चा की थी उसकी, सूर्यमल मिश्रण, आपको नाम याद होगा, सूर्यमल मिश्रण। थोड़ा सा और देखते हैं इसका, देखिए बूंदी का कवि यानी कि बूंदी का शासक वहाँ था राम सिंह, उस समय अपन ने चर्चा की थी, यानी कि जब अपन ने 1857 वाली क्रांति का चैप्टर पढ़ा था तो बूंदी का शासक था राम सिंह द्वितीय, तो यहाँ का कवि था सूर्यमल मिश्रण। तो इसने उस समय एक रचना और साथ ही साथ सभी राजपूती शासकों को, रियासती शासकों को ये कहा था कि आप अंग्रेजों का साथ ना दे करके अपने क्रांतिकारी भाइयों का साथ दें, ये वाली बात अपन ने की थी। तो इसने भी जो ग्रंथ लिखे, जैसे उसने लिखा था वंश भास्कर लिखा था, और वीर सतसई लिखा था, सतीरासो लिखा था, राम रंजाट ग्रंथ लिखे थे, तो ये इसके ग्रंथ हैं। ठीक है, याद करने का देखिए, सूर्यमल मिश्रण का ग्रंथ याद करने का तरीका देखिए। सूर्यमल मिश्रण है, इसका मुख्य ग्रंथ है जिसकी अपन बाद में चर्चा करेंगे, वंश भास्कर। ठीक है, 8 खंडों में था ये वंश भास्कर। तो याद कैसे करें, सूर्य है, सूर्य को भास्कर भी कहते हैं, सूर्य को भास्कर भी कहते हैं, तो इस तरह से अपन याद कर सकते हैं कि यहाँ सूर्यमल ने कौन सा लिखा, अपने नाम का ही लिखा, तो वंश भास्कर ये इसने लिखा, और डीपली प्रश्न है कि ये 8 खंडों में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये हो गया अपना राजस्थानी साहित्य का विकास 3 चरणों में। पहला आदिकाल, 8वीं सदी से लेके 1460 तक जो साहित्य लिखे गए वो आदिकाल में आते हैं। उसके बाद मध्यकाल 1460 से 1857 की क्रांति तक जो साहित्य बीच में आता है वो, इसके 2 पार्ट हैं, पूर्व मध्यकाल, श्रृंगार और भक्ति प्रधान साहित्य इसमें लिखे गए, और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि इस काल को राजस्थान साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं, जिसमें वीर रस प्रधान साहित्य लिखे गए। थर्ड है आधुनिक साहित्य। आधुनिक साहित्य यानी कि 1857 की क्रांति के बाद से लेकर 19वीं सदी तक जो साहित्य लिखे गए वो इस पार्ट में आते हैं। इसमें कवियों ने स्वतंत्रता परक इतिहास की रचना की। इसका एक उदाहरण अपन ने लिया, बूंदी का कवि राम सिंह था। 1857 वाली क्रांति का जो चैप्टर अपन ने लिया था उसमें इसकी चर्चा की थी। ठीक है फ्रेंड्स, कवि है उसका सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर। ठीक है, अभी इसका थोड़ा सा विवरण अपन बाद में और लेंगे, क्योंकि सूर्यमल मिश्रण का एक पुत्र है, क्या बताया था नाम, मुरारीदान। तो मुरारीदान ने इस वंश भास्कर को पूरा किया था, और साथ ही साथ एक ख्यात की रचना और की थी, जिसकी बात अपन ख्यात वाले पार्ट में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, अब आगे चलते हैं इससे। अब देखिए, राजस्थान साहित्य की जो विधाएं हैं, यानी कि जिनकी रचना की गई है, वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और लेते हैं, राजस्थान साहित्य की भाषा शैलियाँ, राजस्थान साहित्य की भाषा शैलियाँ, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाते हैं इसमें कि शैलियाँ ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो राजस्थान की भाषा शैलियाँ देखिए, कभी कभी अपन राजस्थान के रियासती शासकों में जो दरबारी कवि हुए हैं उनका जब साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें आता है ये डिंगल में है, ये पिंगल में है। तो डिंगल और पिंगल क्या होती है, यही साहित्य की भाषा शैलियाँ हैं फ्रेंड्स।
तो देखिए पहले अपन बात करते हैं भाषा शैलियों में, एक आती है डिंगल। आपको यहां से आज याद हो जाएगा कि ये डिंगल होती क्या है। पश्चिमी राजस्थान में भाषा चलती है अपनी मारवाड़ी। कौन सी भाषा चलती है? मारवाड़ी। तो डिंगल क्या है? पश्चिमी राजस्थान को पकड़ लो, पश्चिमी राजस्थान में कौन सी भाषा चलती है? मारवाड़ी चलती है। तो यानी कि पश्चिमी राजस्थान में जो भी कवि होगा वो अपनी रचना करेगा इस डिंगल शैली में, अपने साहित्य की रचना करेगा वो डिंगल शैली में करेगा। देखिए इसकी और बात करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान में भाषा चलती है मारवाड़ी, और इसका विकास देखिए गुर्जर अपभ्रंश से इस डिंगल शैली का विकास हो रहा है। कौन सी शैली से? गुर्जर अपभ्रंश से इसका विकास होता है। ठीक है, एक चीज और देखते हैं कि ये डिंगल होता क्या है। अब डिंगल शब्द पहली बार लिया किसने? डिंगल शब्द पहली बार लिया किसने अपने लिए? यह भी इंपॉर्टेंट है कि डिंगल शब्द किसने लिया। ठीक है, उसकी भी देख लीजिए, चर्चा करते हैं। अपन ने इस व्यक्ति की चर्चा की थी जिसने डिंगल शब्द का यूज किया सबसे पहले। तो फर्स्ट जो यूज करता इसका है वो है बांकीदास, और अपन ने बांकीदास की बात की थी। आपको याद हो तो 1857 वाली क्रांति का एक पार्ट अपन ने लिया था, और उस समय अपन ने बांकीदास की चर्चा की थी। कब की थी? देखिए जब बांकीदास था, यानी कि बांकीदास जोधपुर के शासक महाराजा मानसिंह, उसका दरबारी कवि था। जोधपुर के महाराजा मानसिंह का दरबारी कवि था। और जब जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने अंग्रेजों से संधि की थी, फिर से देखते हैं कब की थी? 6 जनवरी 1818 को इसने अंग्रेजों से वो आश्रित पार्थक्य वाली संधि की थी। फिर से देखते हैं थोड़ा सा एक बार उसी पार्ट को। बांकीदास जोधपुर के शासक मानसिंह का दरबारी कवि है। जब जोधपुर के शासक मानसिंह ने 6 जनवरी 1818 को अंग्रेजों से पार्थक्य संधि की थी, तो उस समय बांकीदास ने मानसिंह की आलोचना की थी। क्यों की थी? क्योंकि वो अंग्रेजों से संधि कर रहा था, और संधि का मतलब है कि अंग्रेजों की दास्ता स्वीकार करना। तो बांकीदास की ख्याति में इसका आगे और विवरण अपन पढ़ेंगे। देखिए तो अब है डिंगल शब्द का सबसे पहले बांकीदास ने प्रयोग किया था, और कौन सी पुस्तक में किया था? ये देखिए कुक वी और फिर 32, यानी कि 32 को नाम याद रखना है। कुक वी 32, ये इसकी पुस्तक है। किसकी? बांकीदास की पुस्तक है ये वाली कुक वी 32। इस ग्रंथ में बांकीदास ने सबसे पहले डिंगल वर्ड का यूज किया था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। डिंगल के बाद में दूसरी भाषा शैली है पिंगल। कौन सी है फ्रेंड्स? पिंगल है आगे अब। ठीक है, पिंगल शैली। तो आगे चलते हैं फिर से पिंगल शैली में। अब देखिए पश्चिम की हो गई मारवाड़ी और डिंगल। अब ये आती है पिंगल से पूर्व। ठीक है, पूर्वी राजस्थान का जो पार्ट है, पूर्वी राजस्थान का जो पार्ट है, यानी कि राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, तो उसमें क्या चलती है? ब्रज भाषा चलती है। ब्रज भाषा चलती है। तो जो ब्रज भाषा से रिलेटेड जो शैली है, यानी कि उसमें कुछ मिक्स आता है, इसका विकास भी बात कर लेते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास होता है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, शौरसेनी अपभ्रंश से विकास होता है किसका? पिंगल का। ठीक है, देखिए अब फिर से देखते हैं। पिंगल जो है यानी कि राजस्थान साहित्य की एक भाषा शैली है दूसरी पिंगल। पिंगल पूर्वी राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है फ्रेंड? ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, इसका विकास है शौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास होता है। अब देखिए इस वाले पार्ट में यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि जो भी चारण जाति है, जो भी
चारण जाति है उन सभी जातियों ने यानी कि चारण कवियों ने डिंगल में लिखे हैं। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है पिंगल, ये जो भाट कवि है उन्होंने अपना जो साहित्य है वो पिंगल शैली में लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से देखिए, अब यहाँ पे पिंगल में कौन कौन है ये भी देख लेते हैं। अपन ने अभी बात की थी चंद्रबरदाई वाले साहित्य की, तो चंद्रबरदाई यानी कि पृथ्वीराज रासो, ये है चंद्रबरदाई का लिखा हुआ, और ये अपन को मिलता है पिंगल शैली में। अगर इसकी और बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य है ये। कौन सा? पृथ्वीराज रासो। प्रश्न ये पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो क्या है, कौन सी शैली में है, तो पिंगल भाषा शैली में है। लेखक वही पृथ्वीराज रासो का चंद्रबरदाई है। ओके, और इसका एक चीज और है, हिंदी भाषा का सबसे बड़ा महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया डिंगल और पिंगल का अपने अंतर। फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, डिंगल है, अब डिंगल है जो भी चारण जाति है उनने जो भी साहित्य लिखे, चारण कवियों ने साहित्य लिखे, बहुत सारे अपन बात करेंगे कौन कौन से हैं। तो चारण जातियों ने जो भी साहित्य लिखा यानी कि उनके कवियों ने लिखा वो डिंगल शैली में लिखा। डिंगल यानी कि पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान यानी कि मारवाड़ी, गुर्जर अपभ्रंश से इसका विकास होता है। डिंगल शब्द का पहली बार यूज किसने किया? बांकीदास ने। जोधपुर के शासक मानसिंह का कवि था, और कहाँ किया? कुकवी बत्तीसी में किया। ठीक है, डिंगल से एक चीज और याद आ रही है। देखिए, डिंगल से एक चीज याद आती है और वो है डिंगल का हेरोस। कभी कभार प्रश्न ये आ जाता है और आया भी है, तो पहले एक बार इसको डिंगल वाले को और निपटा लेते हैं, क्या चीज है। देखिए, एक कभी कभार पूछा जाता है कि डिंगल का हेरोस कौन है। डिंगल का हेरोस यानी कि जिसने अपनी सारी रचनाएं किसी में की हैं, डिंगल का हेरोस डिंगल शैली में की है। ठीक है, तो एक बार डिंगल का हेरोस कौन है ये अपन और जान लेते हैं। अब डिंगल का हेरोस किसको कहते हैं? पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं डिंगल का हेरोस। अब यह है कि पृथ्वीराज राठौड़ है कौन, यह भी तो जानना जरूरी है कि पृथ्वीराज राठौड़ है कौन। तो देखिए, पृथ्वीराज राठौड़ है अकबर का दरबारी कवि था। कौन को दरबारी कवि? यानी कि है अकबर का दरबारी कवि। और कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। तो पृथ्वीराज राठौड़ और कौन है? देखिए, अपन ने पीछे वाले पार्ट में एक चर्चा की थी कि अमर काव्य वंशावली, अमर काव्य वंशावली को लिखा था किसने? जय सोम ने लिखा था। अमर काव्य वंशावली का संबंध किससे है? बीकानेर का जो शासक है वो राय सिंह, बीकानेर का शासक है राय सिंह, उसके दरबार में कौन था? जय सोम। तो जो बीकानेर का शासक है राय सिंह, उसका छोटा भाई है पृथ्वीराज राठौड़। ये कहाँ रहता था? ये अकबर का दरबारी कवि था। कौन? पृथ्वीराज राठौड़। तो ये अपनी सारी रचनाएं किस में करता था? डिंगल शैली में करता था। तो इसको डिंगल का हेरोस कहा गया है। किसने कहा? तो ये प्रश्न भी अगर आए तो एलपी टेसी तोरी जो एक भाषा विज्ञानी अपना हुआ था राजस्थान में, उसने इसको डिंगल का हेरोस कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब एक चीज और यहाँ पर देखिए, अपन इसको यहीं पे निपटा लेते हैं क्योंकि आगे राजस्थान का साहित्य समृद्ध है तो काफ़ी कुछ अपन को एक दूसरे में मिल जाएंगे। तो एक चीज़ और मुझे याद आ रही है कि जब अकबर का नाम आ गया तो अकबर के साथ साथ एक जो और व्यक्ति है उसका भी अपन नाम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ अकबर का दरबारी कवि है। तो इसने ऐसी क्या चीज लिखी है, यानी कि डिंगल का हेरोस कहते हैं तो कुछ ना कुछ तो लिखा होगा इसने। ठीक है, तो अपन देखते हैं
क्या लिखा है इसने। पृथ्वीराज राठौड़ की एक रचना है और वो रचना है वेली कृष्ण रुक्मणीरी। वेली कृष्ण रुक्मणी री। एक वेली साहित्य भी होता है। वेली का मतलब होता है लता से अर्थ होता है, जैसे कि लता जो है वो लगातार किसी चीज पे, किसी पेड़ पे चढ़ती रहती है, तो उसी तरह से ये जो वेली होती है, वेली जो साहित्य होता है वो भी क्या होता है कि लगातार एक क्रमबद्ध रूप में संलग्न होकर इसको लिखा जाता है। ठीक है, वेली कृष्ण रुक्मणी री, इसमें क्या है देखो, जैसे कृष्ण और रुक्मणी का नाम आ रहा है तो इसमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण था अपना, और साथ ही जो रुक्मणी है उनकी पत्नी, उन दोनों के विवाह का, प्रेम प्रसंग का यहाँ पे वर्णन है, दोनों के विवाह का वर्णन है। फिर से देखते हैं, डिंगल का हेरोस किसको कहते हैं? डिंगल का हेरोस कहते हैं पृथ्वीराज राठौड़ को। राठौड़ कौन है? अकबर का दरबारी कवि है। ठीक है, और अगर देखें तो कौन है, बीकानेर का शासक था राय सिंह, और राय सिंह के समय में एक और साहित्य लिखा गया था जिसकी अपने पीछे वाले पार्ट में चर्चा करी थी, अमर काव्य वंशावली, उसका लेखक था जयसोम। ठीक है, तो उस राय सिंह का छोटा भाई था ये, और अकबर के दरबार में रहता था, कवि था। उसने लिखा वेली कृष्ण रुक्मणी री, कौन सी शैली में लिखा? डिंगल में लिखा। क्या है इसमें? श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की बात इसमें लिखी है। अब एक आदमी और हो गया जो इसके बारे में टांग अड़ा रहा है बीच में आके, कौन है वो देखते हैं। एक आदमी और मिल गया अपन को, दुर्सा आडा। ठीक है, अब फिर से कि ये दुर्सा आडा कौन है, जब अकबर का नाम आया है तो दुर्सा आडा को भी यहीं पे निपटा लेते हैं। अब दुर्सा आडा भी क्या है? अकबर का एक दरबारी कवि था, अकबर का दरबारी कवि है। अकबर का दरबारी कवि है कौन? दुर्सा आडा। अब इसने क्या कहा इसके बारे में? इसको कहा, दुर्सा आडा ने ये कहा कि वेली कृष्ण रुक्मणी री जो एक साहित्यिक ग्रंथ है, ये कौन सा ग्रंथ है? इसको इसने एक बहुत ही बड़ा नाम दे दिया, 5वां वेद और 19वां पुराण। किसको दिया नाम? इसको, कि ये कौन सा है? 5वां तो वेद है और 19वां पुराण है, ये इसको कहा। अब प्रश्न पूछ लिया गया है कई बार, ये वाला चैप्टर अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। देखिए, डिंगल का हेरोस कहते हैं पृथ्वीराज राठौड़ को। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ कौन? अकबर का दरबारी कवि। पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी वेली कृष्ण रुक्मणी। प्रश्न बहुत आए हैं यहाँ से। वेली कृष्ण रुक्मणी को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा किसने? दुर्सा आडा ने कहा। अब दुर्सा आडा कौन है? अकबर का दरबारी कवि है। ठीक है, अब दुर्सा आडा दरबारी कवि है तो इसने भी कुछ न कुछ लिखा होगा, तो साथ ही साथ दुर्सा आडा को भी यहीं पे निपटा लेते हैं। देखिए, दुर्सा आडा ने भी 2 साहित्य लिखे हैं, किरतार बावनी, किरतार बावनी, ये दुर्सा आडा का है। यानी कि दुर्सा आडा, जब थोड़ी सी इन दोनों की बात करें तो दुर्सा आडा और पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबार में थे। जब महाराणा प्रताप का देहांत हुआ तो ये उस समय दोनों अकबर के दरबार में वहाँ उपस्थित थे, और दोनों ने ही ये बात कही थी, अकबर महान, कि आपकी जो विजय है वो आपकी नहीं हुई, महान कौन है? महान तो राणा प्रताप है। तो इसने उस समय दुर्सा आडा और पृथ्वीराज राठौड़ ने अकबर से ये बात कही थी कि बड़ा आपसे कौन है? महाराणा प्रताप आपसे बड़ा है। तो किरतार बावनी किसकी है? दुर्सा आडा की बुक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। किरतार बावनी के साथ इसने एक और लिखी थी, और वो भी ले लेते हैं साथ में, विरुद्ध चहतरी। ये 2 बुक हैं इसकी। किसकी? दुर्सा आडा की।
बेली कृष्ण रुक्मणी को 5वां वेद 19वां पुराण कहा। दुर्सा आडा ने, दुर्सा आडा भी खुद कवि था अकबर के दरबार में। किरतार बावनी और विरुद्ध छहतरी भी इसने 2 ग्रंथ लिखे। बस दोनों का काम इतना ही। अब चलते हैं डिंगल और पिंगल से निकल के थोड़ा आगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब निकलते हैं अपन आगे। डिंगल पिंगल की बात कर ली है और साथ ही साथ ये जो चीज है वो अब आगे जो जब भी आएगी तो इनको अपन नहीं लेंगे आगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रश्न अपन ने यहीं पे निपटा लिए हैं। अब अगली बात करते हैं। देखिए 3 चरणों में विकास हो गया। अब राजस्थान का जो साहित्य है वो काफी कुछ समृद्ध है, फिर से मैं कह रहा हूं। और इस साहित्य में क्या है कि ख्यात भी आता है, रासो भी आता है, रास भी आता है, वात भी आता है, मर्शा भी आता है, यानी काफी कुछ है। एक एक की अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन निपटाते हैं ख्यात को। देखिए ख्यात क्या चीज है। ख्यात का मतलब है विख्यात से ही है। ख्यात यानी कि विख्यात और प्रख्यात दोनों एक ही बात है। ख्यात का मतलब ख्यात या प्रख्यात जो है वो एक ही बात है। यानी कि जो भी व्यक्ति होगा, कौन, जो भी व्यक्ति होगा प्रख्यात या ख्यात व्यक्ति होगा, उसके जीवन के संस्मरण या जीवन के जो क्रियाकलाप हैं उनका वर्णन करना ही क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ख्यात कहलाता है। फिर से देखिए ख्यात क्या होती है? जो भी कोई प्रख्यात या ख्यात व्यक्ति जो होता है उसके जीवन की घटनाओं का जो वर्णन करना होता है वही क्या कहलाता है? ख्यात कहलाता है। अब ख्यात के भी क्या है, अलग अलग होती है। यानी एक तो होता है कि उसका संलग्न यानी कि क्रमबद्ध रूप से उसका वर्णन करते चलें, एक तो वो ख्यात होती है। दूसरी ख्यात होती है कि जब भी टाइम मिला अपन ने बात कुछ न कुछ लिख दी कि इसके जीवन में ये हुआ, अपन ने वो लिख दी। ठीक है, तो वो होती है बात। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली। संलग्न ख्यात क्रमबद्ध रूप से लिखते जाना। वात यानी कि जब भी अपन को टाइम मिला अपन ने लिख ली फटाफट कि ये हो गया, तो ये हो गया ख्यात। ख्यात में अब चलते हैं, किसकी लेते हैं? पहली मुहणोत नैणसी की ख्यात ले लेते हैं, क्योंकि काफी प्रसिद्ध है और सबसे प्राचीन इसी की है। मुहणोत नैणसी की ख्यात। प्रश्न यहां से पूछा जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। मुहणोत नैणसी की ख्यात कौन है? सबसे पहले ये देखते हैं मुहणोत नैणसी है क्या चीज। मुहणोत नैणसी है क्या चीज, ये देखते हैं। अब यहां देखिए नैणसी इसका नाम है और मुहणोत इसका गोत्र है। नैणसी इसका नाम है और मुहणोत इसका गोत्र है। अब किसके दरबार में था ये देखते हैं। जोधपुर का शासक था, अपन ने बात की थी पहले भी। जोधपुर का शासक, तो शासक नहीं कहते हैं इसको, चलो महाराजा कह लेते हैं, क्योंकि महाराजा से एक चीज और अपन को याद हो सकती है। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह ये है प्रथम, शाहजहां के काल का है ये। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह का दरबारी कवि है। दरबारी कवि है, तो कवि नहीं कह सकते इसको, दरबार में था और इसको बाकायदा पद दिया था दीवान का, देश दीवान का इसको पद दिया था। दीवान का मतलब वित्त मंत्री। दीवान का मतलब वित्त मंत्री। देखिए मुहणोत नैणसी, नैणसी इसका नाम है, ओके, और मुहणोत इसका गोत्र है। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के काल में ये था, यानी कि उसके दरबार में था और उसका दीवान था, यानी कि वित्त मंत्री था। इसका जो संग्रह है वो आता है वात संग्रह। क्या संग्रह? वात संग्रह इसका आता है। तो देखिए पहले वाले जो भी साहित्यकार हैं, जो भी कवि हुए हैं, वो चारण हुए हैं, भाट हुए हैं, ढाडी हुए हैं, इत्यादि हुए। लेकिन ये सबसे क्या है? ये सबसे हटके है। ये सबसे हटके है, तो वित्त मंत्री है, दीवान है, इसका मतलब चारण भाट तो नहीं है। ये था ओसवाल वैश्य।
यानी कि बढ़िया। ओसवाल वैश्य जाति का ये था, यानी कि इसका जो पिता है वो भी क्या है, इसके जसवंत सिंह का जो पहले वाला शासक था गज सिंह, उसके दरबार में देश दीवान के पद पे कार्यरत था। तो जब वो गुजरा तो उसने कह दिया नैण सिंह को कि तू भाई अब मेरी जगह आ जा। तो नैण सिंह क्या है, अब जसवंत सिंह का दरबारी, वो गुजर गया और अब जसवंत सिंह प्रथम शासक हो गया। तो मैंने लिखा था महाराजा, मैंने कहा था ना शासक नहीं महाराजा लिख देते हैं। तो जसवंत सिंह मारवाड़ का वो पहला शासक है जिसको महाराजा की पदवी मिली, महाराजा की उपाधि मिली है, और महाराजा की उपाधि दी थी इसको शाहजहां ने। ये मारवाड़ का पहला शासक है जसवंत सिंह, जिसको महाराजा की उपाधि मिली थी। तो जसवंत सिंह का दरबारी कवि है, देश दीवान और वित्त मंत्री के पद पे ये कार्यरत था। अब देखिए इसकी और कोई चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो बहुत ज़रूरी है अपने लिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि और क्या ज़रूरी है। इसने राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया है। यहाँ पे राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन इसमें किया है। इसमें मूर्णोत नैणसी की ख्यात में किया है। ओके चलते हैं आगे। हाँ, तो राजपूतों की 36 शाखाओं का इसमें क्या है, वर्णन मिलता है। एक चीज़ और मैंने कहा था ना सबसे प्राचीन ख्यात है, तो इसको यही ले लेते हैं। तो एक और चीज़ ले लेते हैं कि सबसे प्राचीन ख्यात है, सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है, मूर्णोत नैणसी की ख्यात है। अब एक चीज़ और ले लेते हैं कि मूर्णोत नैणसी है तो और इससे रिलेटेड कोई बात तो होगी, बिल्कुल बहुत सारी बातें हैं। तो इसको क्या कहते हैं, राजपुताना का अबुल फजल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पूछा गया है बहुत बार, राजपुताना का अबुल फजल, फसल नहीं फजल, राजपुताना का अबुल फजल कहा गया है किसको, मूर्णोत नैणसी को। अब कहने वाला कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद ये कहता है कि जो मूर्णोत नैणसी है वो राजपुताने का अबुल फजल है। अब अबुल फजल है तो अबुल फजल भी कोई नाम तो होगा, बिल्कुल है। अबुल फजल जो है वो अकबर का दरबारी कवि था और उसने आईने अकबरी लिखी थी। देखिए अबुल फजल है, अकबर के दरबार में था, आईने अकबरी उसने लिखी थी। तो इसको मुंशी देवी प्रसाद ने कहा कि ये राजपुताने का अबुल फजल है। दोनों की देखिए तुलना करते हैं। बाद में कुछ ऐसा हुआ, यानी कि जब दक्षिण अभियान पे जसवंत सिंह इसको मूर्णोत नैणसी को अपने साथ ले गया था, तो साथ में इसके क्या है कि एक भाई था इसका सुंदरदास, इसको भी जसवंत सिंह अपने साथ ले गया। रास्ते में इनके बीच में कुछ ना कुछ विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि इसके जसवंत सिंह के बीच में और नैणसी के बीच में क्या हो गया, विवाद बढ़ गया। तो बीच में इन दोनों पे कुछ इल्ज़ाम लगा दिया गया और इल्ज़ाम के कारण इन दोनों भाइयों ने बाद में आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि हत्या भी कर दी, लेकिन वो विवरण बाद में, ठीक है। तो इस तरह से, और अबुल फजल अकबर के दरबार में था, लेकिन उसने जहांगीर ने भी इसको बाद में मरवा दिया। यानी कि दोनों अपने स्वामी के प्रति स्वामी भक्त हैं, लेकिन दोनों का जो अंत है वो बिल्कुल एक तरीके से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा राजपुताने का अबुल फजल कहा। तो मुंशी देवी प्रसाद कौन है, मुंशी देवी प्रसाद का विवरण ले लेते हैं हल्का सा। जसवंत सिंह प्रथम है, बाद में जसवंत सिंह सेकंड नाम का एक शासक और बना था, तो उसके दरबार में ये मुंशी के पद पर कार्यरत था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हो गया मुंशी देवी प्रसाद। चलते हैं, मूर्णोत नैणसी का एक और है मारवाड़ परगनारी विगत, मारवाड़ परगनारी विगत, ये इसने एक ग्रंथ और लिखा था। इसकी भी चर्चा करते हैं फास्ट से।
इसमें क्या है, परगना से मतलब है कुछ बड़े बड़े गांवों से इसका संबंध निकल रहा है, यानी कि परगना तो मारवाड़ के परगने, तो यानी कि इसमें 6 परगनों का वर्णन था, 6 परगनों का वर्णन था इसमें। जैसे सोजत है, पाली है, खुद जोधपुर है, तो इस तरह से 6 परगनों का यहाँ विवरण था। तो परगने गांव, तो इसको गांवा की ख्यात भी कहते हैं, गांवारी ख्यात भी इसको कहते हैं। किसको? मारवाड़ परगनारी विगत को गांवारी ख्यात भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें और क्या चीज़ है, ये क्या है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। अर्थव्यवस्था और राजस्व की बात ये करता है। कौन? मारवाड़ परगनारी विगत में अर्थव्यवस्था और राजस्व की बात होती है इसमें, इसलिए इस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहते हैं, राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। किसको? मारवाड़ परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। बस इससे रिलेटेड यही चीज़ें अपन को मिलती है। देखिए फिर से एक बार दोबारा से, मूर्णोत नैणसी की ख्यात ओसवाल वैश्य जाति का था, हट के उसने कुछ लिखा है। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का दरबारी भी था और साथ ही साथ देश दीवान के पद पर भी काम करता था। महाराजा को मैंने अंडरलाइन किया है, तो शाहजहां ने इसको उपाधि दी थी जसवंत सिंह को। अब इसके रिलेटेड अपन ने काफ़ी बात कर ली थी। मारवाड़ परगनारी विगत इसका दूसरा ग्रंथ है, मूर्णोत नैणसी का। मारवाड़ के 6 परगनों का इतिहास यहाँ है। गाँव की बात करता है तो गांवरी ख्यात इसको कहते हैं। अर्थव्यवस्था और राजस्व की बात करता है, इसलिए इसको राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। अगली जो ख्यात है वो नेक्स्ट पार्ट में अपन बात करेंगे फ्रेंड्स, और तब तक के लिए आशा है कि जो भी पार्ट पीछे अपन ने कंप्लीट करे हैं उनका आप रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ आप अपने जो कमेंट हैं वो हमें बताएंगे। थैंक यू।